नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। तेलंगाना राज्य को हरी झंडी मिलने के बाद दूसरे राज्यों से भी आवाजें उठ रही हैं और आंदोलन का स्वरूप ले रही हैं। ये अलग बात है कि इन आवाजों की जड़ में क्षेत्रीय और भाषाई पहचान है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि विकास और प्रशासनिक नजरिए से हमें अलग राज्य चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत जैसे लोकतंत्र में क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और भाषाई अस्मिताओं की मजबूती क्या लोकतंत्र को बेहतर कर रही है, उसकी जड़ें मजबूत कर रही है, या फिर देश की एकता और अखंडता के लिए एक खतरा बनकर उभर रही है। इसी महत्वपूर्ण सवाल को हम उठाएंगे और इसके इर्द गिर्द घूम रहे तमाम सवालों को भी अगले 30 मिनट। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अलग तेलंगाना राज्य को हरी झंडी मिलने के बाद से अब देश के कई दूसरे हिस्सों में भी अलग राज्य बनाने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, महाराष्ट्र में विदर्भ, तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, पूर्वांचल और हरित प्रदेश का सवाल नए सिरे से खड़ा हो गया है। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने विदर्भ के मुद्दे को उठाया, तो दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड, पूर्वांचल और हरित प्रदेश बनाने की मांग को फिर से दोहरा दिया है। उधर पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड बनाने की मांग को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बीजेपी ने दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की मांग कर डाली है। जानकार मानते हैं कि अलग राज्य बनाने के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारणों की बुनियाद होना जरूरी है, लेकिन साफ तौर पर अलग राज्य की आवाजों और आंदोलनों के पीछे राजनीति ही सर चढ़कर बोल रही है। लेकिन इस सबके बीच क्षेत्रीय पहचान और भाषाई पहचान को इन आंदोलनों के जरिए नए सिरे से बल मिलना भारतीय राजनीति के लिए किस तरह का संकेत है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं चरणदास आरा, जो कि फॉर्मर रेजिडेंट कमिश्नर हैं आंध्र प्रदेश के। मेरे साथ रुस्तम चेत्री हैं, वाइस प्रेसिडेंट गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के। पारसा वेंकटेश्वर राव जूनियर, जो कि एडिटोरियल कंसल्टेंट हैं डीएनए के। इन तीनों मेहमानों के जरिए हम मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ने वाले हैं, आंध्र कांग्रेस से। उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आपसे मैं शुरुआत कर सकूं, पारसा साहब, जिस तरह से अगर हम ये देखें, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है 1953 का, वो ये कहता है कि लिंग्विस्टिक यानी भाषाई आधार पर जो है वो बढ़ने चाहिए स्टेट्स। लेकिन अब तक हमने, चाहे वो सेकंड राउंड देख लें या अब की बार जो बात हो रही है तेलंगाना को लेकर, इसकी वजह भाषाई न बनकर, क्षेत्रीय न बनकर, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो है वो उसकी जड़ में नजर आ रहे हैं कि अगर आप विरोध करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टेट। ये सही है, क्योंकि सरकारें जो है जब तक कोई जुलूस नहीं निकालते या उसके लिए एजिटेशन नहीं करते, सरकार मानती नहीं। तो एक बदनसीबी है कि एक एग्जाम्पल बन गया कि जब तक आप रोड पे नहीं उतरेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे, पुलिस से तकरार नहीं करेंगे या सरकार से तकरार नहीं करेंगे, आप जो मांग रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। लेकिन जो प्रिंसिपल रहा है कि ये जबान के बुनियाद पर स्टेट्स को बनने चाहिए, इसके पीछे एक बहुत अच्छी आइडिया है। वो आइडिया है, ये जमहूरियत का तकाजा है कि सरकार और निज़ाम यानी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के ज़बान में चलनी चाहिए। जब तक लोगों के ज़बान में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, सरकार नहीं होगा, लोग अलग रहेंगे और सरकार अलग रहेगा। लेकिन जबान को लेकर भी बहुत सारा फसाद हो सकता है। अभी आपने सुना, वैसे साहब ये कह रहे हैं कि भाषा जो है वो उर्दू होनी चाहिए, स्टेट की फर्स्ट लैंग्वेज, और उस सबको लेकर मसला हो रहा है। क्या ये हो पाएगा तेलंगाना स्टेट में? उर्दू एक जमाने में ऑफिशियल लैंग्वेज था हैदराबाद का, इसलिए कि वो उस वक्त जो है हैदराबाद मल्टीलिंगुअल स्टेट था। तेलुगु जबान के डिस्ट्रिक्ट्स भी थे, मराठी और कन्नड़ जबान के डिस्ट्रिक्ट्स भी थे, तो उर्दू एक लिंग्वा फ्रैंका बन चुका था। जब ये लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, एक तो सही है कि जो भी आप स्टेट बनाएंगे उसमें कोई ना कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रह जाएगा। तो ये मेजॉरिटी, जैसे डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी चलता है, जहां तक हो सके इसका मतलब नहीं है कि जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस है उनको नजरअंदाज करें या उनको बिल्कुल ही मिटा दें, लेकिन जो चलना चाहिए कामकाज वो मेजॉरिटी लैंग्वेज में चलेगा। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ चरणदास आरा साहब, चूंकि आप पोस्टेड रहे हैं और आपने कहीं ना कहीं वहाँ की संस्कृति को, भाषाई जो पहचान है उसको, वहाँ के लोगों को समझने की कोशिश जरूर की होगी। ये बताइए कि जिस तरह से माना जा रहा है कि फिलहाल अस्थिरता जो हमने पिछले 4-5 दशक से देखी तेलंगाना को लेकर, ये क्या गारंटी है, या जिसके अभी हमने निशान नजर आ रहे हैं कि दूसरे राज्य उठकर नहीं खड़े हो जाएंगे और अस्थिर नहीं करेंगे देश को ज्यादा, कहीं ना कहीं जिस चीज को हम बेटर गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं वो लेसर गवर्न हो रहा है? मेरे ख्याल से ऐसा कोई, इसमें आप कोई एक फ्लैट रूल नहीं बना सकते। आप दोनों ही पहलू हैं।
छोटे राज्यों का फायदा ये है कि प्रशासन लोगों के पास जाता है, रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होता है, अप्रोच ज़्यादा होती है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। बड़े राज्यों का ये है कि साहब खर्चा कम होता है, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट कम होती है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा कि ये एक लैंग्वेज एक बड़ा पहलू है, लेकिन एक ही मुद्दा नहीं है। लैंग्वेज के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा हिस्टोरिकल क्या है, परसीव्ड फीलिंग्स क्या है, एथनिक कल्चर क्या है। और कुछ लोगों में ऐसा कुछ उदासीन था कि साहब हमारा जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और जहां तक आपका मानना है कि साहब बड़े राज्य से देश की सुरक्षा बनी रहेगी और छोटे राज्य से असुरक्षा हो जाएगी, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ बिल्कुल छोटे छोटे राज्य भी हैं और वो कमजोर नहीं है। लेकिन ये भी माना जाता है कि सिर्फ राज्यों का छोटा कर देना या बेहतर गवर्नेंस के नाम पे, बेहतर प्रशासन के नाम पर, जब तक बेहतर फंड्स ना मिलें, बेहतर फंक्शंस ना हो, फंक्शनरीज ना हो, अगर तीनों शब्दों को हम मिलकर बना दें, तब तक चाहे छोटा राज्य हो या बड़ा हो, आपको ग्रीवांसेस तो रहेंगे ही। नहीं, जहाँ तक फंड्स का सवाल है मैडम, मैं तो कहता हूँ कि साहब IAS IPS ऑफिसर्स की आप तनख्वाह दे रहे हो, अब उनका बंटवारा हो जाएगा, प्रशासन का बंटवारा हो जाएगा। जो कॉस्ट जो होगा शायद एक नई राजधानी के लिए होगा। लेकिन मानना यह है, जैसे आप हर एक राज्य में देख लें, आप आज से 20 साल पहले किसी राज्य में जिले कितने थे, अब जिले कितने हैं, जिलों का इजाफा हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी जब NT रामाराव साहब मुख्यमंत्री थे, उनके जमाने में 300-325 तहसील हुआ करती थी। उन्होंने कहा साहब तहसील बहुत दूर पड़ती है, गांव के पास एक तहसील ऐसी होनी चाहिए कि सुबह आदमी साइकिल पे बैठे जाके तहसील में काम करे और वापस अपने घर पे आ जाए। उन्होंने वो 300-325 तहसीलों को 1100-1150 तहसीलों में बदल दिया, मंडल के नाम उनको, मंडल के नाम से। तो दोनों ही पहलू हैं मैडम, इसमें अलग अलग कोई आप एक मापदंड, एक कोई फ्लैट रूल नहीं कह सकते। आपको देखना पड़ेगा कि साहब लोगों की भावनाएं क्या है, नेग्लेक्टेड फीलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आर्थिक विकास कितना हुआ है, रिसोर्स एलोकेशन जो था वो एक न्याय तरीके से हुआ या नहीं हुआ, लोगों में रोष क्या है, मतलब डिससेटिस्फेक्शन क्या है, ये सबको कंसीडर करके देखना पड़ेगा। मैं आपके पास आती हूँ रुस्तम जी, लेकिन इस वक्त मेरे पास फोन लाइन पर पूनम प्रभाकर हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से, कांग्रेस पार्टी के, आंध्र प्रदेश से। पूनम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि तेलंगाना से जी हाँ, बिल्कुल तेलंगाना से, लेकिन शायद हम ऑफिशियली कुछ दिन बाद ऐसा कह पाएंगे। पूनम जी, ये बताइए कि फिलहाल ये अच्छी खबर है कि आपका जो संघर्ष था वो काम आ रहा है और लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल कई और भी उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुद्दे जो हैं वो शांत हो गए हैं इस एक अनाउंसमेंट के बाद। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो राजनीतिक अस्थिरता है, उसको लेकर भी कई सवाल हैं। और ये भी माना जाता है कि एक डेमोक्रेसी में जो नंबर्स हैं, जो तादाद है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर छोटा स्टेट होगा तो कहीं ना कहीं एक विशाल भारत में जो उसका से है, जो उसकी बात का दम है, वो भी कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? वैसे सोच क्या है, विशाल भारत में तो हम भी है, कल भी रहेंगे, कल भी था, तो इसलिए उसके लिए कोई खतरा नहीं होता। छोटा स्टेट बनाने में अगर गलत खतरा समझे तो ये बहुत बड़ा नाइंसाफी की बात है। और हम लोग पहले अलग स्टेट था 1956 तक, हमारा कोई नया मांग नहीं है। 1956 से जो मर्ज करवाया था उसको डिमर्जर करने के लिए हमारा मांग था। 50 साल से हम लोग लड़ रहे हैं और 50 साल में वो लोग रूल करने के बावजूद भी हमका दिल में जो तेलंगाना के भावना है वो हटा पाए नहीं। वो तो फिर हम लोग हमारा मांग चलते आए। आखिर में सोनिया जी का नेतृत्व में यूपीए गवर्नमेंट ने दिया, हम लोग पूरे तेलंगाना के लोग हाथ जोड़। लेकिन पूनम जी, ऐसा लगता है कि तेलंगाना की घोषणा से पहले तो एक मुद्दा था कि तेलंगाना बनाइए, और तेलंगाना की घोषणा के बाद कम से कम 1 दर्जन मुद्दे हमारे सामने हैं। नेचुरल है, वो है, उसको भी वो भी कांग्रेस पार्टी या कोई भी नेशनल गवर्नमेंट वो सुधरेगी, उसको तो क्या होने वाला है। जी हाँ, लेकिन ये बताइए कि क्या गारंटी है, जो लोग जो बहुत उम्मीदों के साथ, हम जानते हैं इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ है, लोगों ने अपनी जानें दी हैं और कई दशकों तक लंबा घिसटता रहा ये पूरा आंदोलन आपका, और हम जानते हैं कि इस दौरान राजनीति ने भी कई करवटें ली हैं, कई लोग बड़े बड़े नेता बन गए सिर्फ तेलंगाना का नाम लेकर, लेकिन आम लोगों को, जिन लोगों ने तेलंगाना के लिए संघर्ष किया है, उन्हें अपना फेयर शेयर मिलेगा, इसकी गारंटी कैसे दी जाएगी? जरूर सेल्फ रेस्पेक्ट का नाम पे, और हमको जो पहले दिन से जो
हमारा निजाम नवाब के नीचे था, वो लोग इंग्लिश के पीछे था। वो जब से ये आवाज है ऐसी है, हम लोग जरूर हमारे जितने भी मेंबर है यहाँ कुछ भी है उनके साथ हमारा स्टेट अच्छा स्टेट रहेगा। और हम देश में कल एक फिगर दिया है, हमारा स्टेट देश में हमारा 12th बड़ा स्टेट है, नंबर यूपी 1 है तो हमारा 12th स्टेट है 17 लोकसभा के साथ। जी, यहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार पारसा वेंकटेश राव हैं, वो पूछना चाहते हैं आपसे कोई सवाल। मिस्टर प्रभाकर, आप समझते हैं कि तेलंगाना के बाद और 12 या 13 स्टेट और बनने चाहिए, छोटे स्टेट? आप उसके मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अगर उन लोगों की बात आए तो वहाँ की लोकल सिचुएशन के आधार हम लोग ऐसा एक दिन पूछने से नहीं हुआ। हम तो 50 साल 1969 में एकदम 400 लोगों को पुलिस गोली फायरिंग से मरे तो इंदिरा गांधी रात वहाँ हैदराबाद आया। चाहते हैं दूसरे भी 50 साल तक लड़े? नहीं होना ऐसा नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हमें डेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं चाहते हैं। उन लोगों की मांग अगर जेन्युइन है तो वो लोग डेफिनेटली दे विल प्रेजेंट और गवर्नमेंट विल परस्यू दैट, बट डोंट लिंक इट विद तेलंगाना। तेलंगाना इज ओनली डिमांड, तेलंगाना इज डिमेजर। यानी वो कह रहे हैं कि वहाँ की जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको नजर में रखकर तब ऐसा फैसला करना होगा। लेकिन आपको लगता है पारसा जी कि जो अस्थिरता का माहौल है कहीं ना कहीं अब से लेकर आम चुनाव तक तो हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ राज्यों के मुद्दों पर? नहीं, ये एजिटेशंस तो होंगे ही, इंस्टेबिलिटी नजर तो आएगा, लेकिन इस देश पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शंस पे पड़ेगा, पॉलिटिकल इक्वेशंस पे पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर नेशनल सिक्योरिटी कमजोर होगा ज्यादा स्टेट बनाने से या लोकल एजिटेशन होने से। मैं नहीं समझता कि वो होगा। जी, रुस्तम जी, मैं आपको बहस में शामिल करना चाहती हूँ। बहुत देर से आप सबकी बातें सुन रहे हैं, मुझे 3 ऐसे पॉइंट्स बताइए जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि अलग गोरखालैंड बनना चाहिए। विशेष तो मैं हमारा तेलंगाना को जो जनता है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो उन्होंने 56 साल संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपना स्टेट मिल गया उनको। ऐसे ही जो हमारा है कि गोरखालैंड जो हम मांग कर रहे हैं, ये मांग 107 साल पुरानी मांग है। ये मांग हम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमारा जो बंगाल के साथ कोई वेशभूषा नहीं मिलता है, जो हमारा लैंग्वेज नहीं मिलता है। दार्जिलिंग से कोई बच्चा सिलीगुड़ी क्रॉस करता है तो वो बंगाल का भाषा नहीं बोल सकता है। हमारा वहां पर पढ़ाई लिखा सब हमारा अपना भाषा में, नेपाली भाषा में होता है। तो हमें गोरखालैंड हमने उसके लिए सॉरी जी, आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से सांस्कृतिक कल्चरली हो गया ना, कल्चरली आपका हाँ जी, हाँ जी। मेल नहीं है बंगाल से। लेकिन साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर जिस तरह से भारत में जितनी एथनिसिटीज हैं, जितनी भाषाएं हैं, जितने धर्म हैं, अगर वो सब लोग ये कहें कि छोटे छोटे ग्रुपों में हम रहना चाहते हैं तो भारत को एक रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो बंटवारे जैसा हो गया कि भारत के बहुत सारे टुकड़े करने पड़ेंगे। बंटवारा कैसे हो रहा है? क्योंकि अपना जो छोटा राज्य बनेगा तो देश के लिए फायदा है। छोटा राज्य बनता है तो वहां पर जो उन्नति होता है, तो जैसे आप देखिए ना बंगाल बिहार को अलग किया, बिहार कितना पहले गरीब राज्य था। लेकिन कहीं ना कहीं पहचान का एक संकट भारत के सामने नहीं आएगा? ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो एक पहचान भारतीयता की थी कि भारत का निवासी हूँ, वो कहेगा मैं गोरखालैंड का हूँ, मैं तेलंगाना का हूँ, मैं आंध्रा का हूँ, तो ये बहुत सारी पहचानों के संकट जो है कहीं ना कहीं वो आजादी से पहले जो 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे उस दौर की बात हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली क्या है, हमने जो गोरखा को चिनारी के बारे में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम दार्जिलिंग से आते हैं, किसी भी जगह से आते हैं, तो क्या होता है हम दिल्ली आए या बम्बई जाए, कहीं भी जाए तो हमें पूछता भाई कहाँ के रहने लो, हम बोलते भाई दार्जिलिंग का। कई आदमी को तो दार्जिलिंग पता ही नहीं कहाँ है, पहले बात तो सुनिए। उसके बाद हमें बंगाल का है, भाई तेरा सब शकल तो देखने में नेपाल का लगता है या चीनी जैसे लगता है। देखिए कितना हम फेस कर रहे हैं आज तक, ये चीज हम फेस कर रहे हैं। तो हमें क्या डेवलपमेंट नहीं चाहिए, डेवलपमेंट तो राज्य बन जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन हमें डेवलपमेंट से ज्यादा हमें अपना आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बात तेलंगाना के मामले में लागू होती है कि वो ये कहते हैं कि जो प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो ज्यादा बेहतर गवर्न हो सकता है। आप पहचान को आधार बनाना चाहते हैं? बिल्कुल पहचान, हमारे पहचान के लिए हमें गोरखालैंड राज्य चाहिए। तो हम पहचान के लिए जो भारत में 1.5 करोड़ गोरखा रह रहे हैं, तो उनको कहीं भी किसी भी जगह पे जाए, किसी भी स्टेट पे जाइए, अभी 28 से 29 राज्य हो गया, 29 राज्य कहीं भी जाएगा, उन्होंने अपना राज्य कहाँ बताएंगे? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आप जो कह रहे हैं। और ब्रेक के बाद मैं इसी बात को ज्यादा विस्तार से बात करना चाहती हूँ कि क्या वाकई जो छोटे राज्यों का गठन है, खासकर क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर, क्या वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको मजबूत करता है या कहीं ना कहीं तोड़ने की तरफ इशारा है? ब्रेक के बाद
भारत जैसे लोकतंत्र में छोटे राज्यों की मांग कितनी जायज है, खासकर अगर वो पहचान के मुद्दे पर हो, संस्कृति के मुद्दे पर हो, भाषा के मुद्दे पर हो, कितनी जायज है और कितनी बेहतर रहेगी भारत जैसे लोकतंत्र के लिए ये मांग, ये देश देशांतर में हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्षद जी, ये बताइए कि फिलहाल अगर दूसरे राउंड्स देखें, जब दोबारा छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा गया भारत को, उसमें कल्चरल प्रिंसिपल पे बेस था और लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा और संस्कृति के हिसाब से बांटा गया। लेकिन अब जो है इस पूरी दलील को उल्टा कर दिया गया है। अब कह रहे हैं कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेट होगा और विकास ज्यादा होगा। ये इस तरह के शिफ्ट के पीछे क्या वजह है? मैं समझता हूँ ये एक नेचुरल एवोल्यूशन है। एक जमाने में ये जरूरी हो गया था कि तहजीब और जबान के बुनियाद पर स्टेट्स बने। जैसा मैं कह रहा था कि जमहूरियत का तकाजा है कि लोग अपने जबान में सरकार चलाना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी था। लेकिन अब जो है जबान काफी नहीं है, तहजीब काफी नहीं है, क्योंकि जबान और तहजीब से निपट चुके हैं। नहीं निपट भी चुके हैं, वो अपने आप पे ठहर सकते हैं। आप कहीं भी रह सकते हैं। आप अगर अमेरिका में हैं, अमेरिका में गवर्नमेंटल सिस्टम अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग है, लेकिन आपका कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आप उसको रिटेन कर पा रहे हैं। लेकिन रुस्तम साहब जो कह रहे हैं वो भारत में रहते हुए भी कह रहे हैं कि जो उनका उनकी अलग पहचान का सवाल है वो अलग है। गुरखास का मैं समझता हूँ उनका एक स्पेशल प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश को आते हैं या बिहार पे आते हैं, ये इनका साइज जो है बहुत बड़ा हो गया, अनविल्डी हो गया है, एडमिनिस्टर करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो शायद एक छोटे छोटे वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ चरणदास आरा जी, कि जिस तरह से बात ये भी हो रही है कि जो इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, राज्यों के बीच में जो मुद्दे हैं, अभी चूंकि 28 प्लस राज्य हैं तो इतनी परेशानियां हैं, उससे बाद अगर देखा जाए तो और भी ज्यादा राज्यों की जितना प्रपोज्ड है, अगर तो 100 से ऊपर पहुंच जाएंगे राज्य, अगर अलग अलग लोगों की बात मानी जाए कि उनके राज्यों का गठन हो। कहीं ना कहीं राज्यों के बीच में जो मतभेद हैं वो बढ़ेंगे, पानी को लेकर इश्यूज हैं, रिसोर्सेज को लेकर इश्यूज हैं, जिन बातों पर अब हम बात कर रहे हैं, लगातार अगर बांटते जाएंगे, आपको नहीं लगता कि मुद्दे भी और बढ़ेंगे? ये जरूरी नहीं है कि छोटे राज्यों से आपके मुद्दे बढ़े। अगर आपके वैसे अब न तो राज्य छोटे गए न बड़े गए, लेकिन जब ये पानी का मुद्दा था पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर, अभी भी चल रहा है। आपके बड़े बड़े राज्य थे जब आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, चेन्नई, उसमें पानी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल जो पानी के जो प्रॉब्लम है वो आप ये नहीं कर सकते कि आप छोटे करने से बढ़ जाएगा। और रिसोर्सेज को लेकर भी और परेशानी है नहीं। और जहां तक रहा कि साहब आपके प्रशासन का सवाल, हम जानते हैं बिहार ये कह रहा है कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, दूसरे स्टेट्स कह रहे हैं कि हमें दीजिए। हम जानते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो 80% से ज्यादा केंद्र सरकार पर निर्भर करते हैं अपने तमाम रिसोर्सेज के लिए। उनके यहाँ जिस तरह के विकास के कार्यक्रम है वो प्रॉपर नहीं है। छोटा राज्य जितना होगा, कहीं ना कहीं उसकी बार्गेनिंग पावर जो है केंद्र के साथ, आपको नहीं लगता वो कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी? मैं ये नहीं, मतलब आप देखिए छोटे राज्य जैसे इसमें विश्लेषण करने की जरूरत है। पंजाब छोटा राज्य है, हरियाणा छोटा राज्य है, प्रगति में कोई आपके एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। अगर आप देखें छत्तीसगढ़, झारखंड बनने के बाद उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में प्रगति कितनी तीव्र बढ़ी है, वो आपका जरा जांच कराइए आप। और इंटरस्टेट प्रॉब्लम जो है, मेरे ख्याल से ज्यादातर पानी के प्रॉब्लम्स हैं, उससे छोटा और बड़ा का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। और उसके आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, ट्रिब्यूनल्स हैं, भारत की सरकार के पास फेयरली वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है जिसके साथ वो इसमें न्याय कर सकते हैं। रुस्तम जी, दूसरा बड़ा सवाल उठता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर कि जो राजनीतिक अस्थिरता है। हमने झारखंड का एग्जाम्पल देखा है, वहाँ कितने सारे मुख्यमंत्री बदल गए, अभी बहुत दिन भी नहीं हुए, कई साल भी नहीं हुए झारखंड को पैदा हुए। इसके अलावा गोवा का भी एग्जाम्पल हमारे सामने। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो पॉलिटिकल करप्शन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि छोटा स्टेट होता है और जिस तरह की मैनिपुलेशन होता है वो भी हमने देखा है झारखंड के तौर पर। आपको नहीं लगता कि जिस राज्य की मांग आप अलग कर रहे हैं गोरखालैंड की, वो चीजें वहां पे भी पैदा हो? वहां पर ये चीज कभी नहीं होगा, क्योंकि जो लोग गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग को सपना है कि वहाँ कभी ये चीज नहीं होगी। जो भी बैठेंगे, जो भी मिनिस्टर बैठेंगे वो राज करेंगे। क्योंकि पहले हम यहाँ पर थे बंगाल में, जो सीपीएम सरकार 34 साल रहा है, तो दार्जिलिंग ने पूरा सपोर्ट दिया था, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारा दार्जिलिंग में ये कभी नहीं होगा कि इस तरह का हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा खून में ये चीज नहीं है
जो आप बता रहे हैं ये चीज हमारा खून में ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता ये चीज का। जो लेकिन एक- आपको नहीं लगता कि विकास के जो कार्यक्रम पूरे पश्चिम बंगाल के लिए हैं उसका फायदा आपको भी मिलता है? अगर अलग राज्य आप बनते हैं, जिस तरह से जितना जितना विकास करेगा पश्चिम बंगाल, उसका एक शेयर आपको भी मिलेगा। नहीं ये मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि गोरखालैंड बनाने पर नहीं वो नहीं आपको मैडम, मिले। एक्चुअली क्या है कि बंगाल आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ ना, SRC बना कमेटी बना के भेजी है दार्जिलिंग में, वहां पर एक राज्य बनाने पर वहां कितना उन्नति है, दार्जिलिंग क्या उन्नति कर सकता है, ये चीज आप ये बड़ी दलील तो SRC खैर- कमेटी बना के ये तो भेजिए। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो भी बता रहे हैं कि कम से कम बेहतर ही हुआ है छोटा राज्य बनाने से। अगर हम यहाँ एग्जांपल्स देखें तो छत्तीसगढ़ जो है वो 9.2% ग्रोथ उसने एनुअली की है, जबकि मध्य प्रदेश ने जो है 4.3% की है। इसके अलावा झारखंड 11.1% है, और बिहार को देखें तो 4.7, इसके अलावा उत्तराखंड ने 8.8, और उसका ठीक आधा उत्तर प्रदेश ने किया है 4.6। तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं वो तो इस फेवर में है कि ग्रोथ की बात जहां तक की जाए वो जरूर इसको सपोर्ट करता है। लेकिन मैं वापस आती हूँ जो बुनियादी सवाल मैंने उठाया था पहचान के सवाल को लेकर। पार्सा जी ये बताइए कि जो पहचान है, एक भारतीयता की पहचान, हम जानते हैं बहुत से लोग उसको राष्ट्रवाद के चश्मे से भी देखने की कोशिश करेंगे, मैं उससे अलग बात कर रही हूँ, एक राष्ट्र को लेकर जो अपनी पहचान है। आपको लगता है कि अलग अलग पहचानों को अगर बल मिल रहा है, जिस तरह से जो एजिटेशन हम देख रहे हैं, आवाजें नई नई उठती देख रहे हैं, ये भारत के लिए अच्छा है या बुरा? लेकिन ये जो पर्टिकुलर आइडेंटिटीज पैदा हो रहे हैं जबान को लेकर, मजहब को लेकर या तहजीब को लेकर, ये सब फ्रेमवर्क जो है इंडियन नेशनहुड के अंदर है। ये इसके बाहर नहीं जा रही, चाहे तमिल हो या मराठी हो या आंध्रा के हो या बंगाल के हो, बहुत ही इंटेंस लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म है। लेकिन ये सब जो है इंडियन नेशनलिज्म के अंदर, दायरे के अंदर ही है। तो एक अलग एवोल्यूशन है हमारे पास कि जो नेशनल स्ट्रगल रहा है कि हमको ये पहचान दिलाया है कि हम इंडियंस फर्स्ट है और बाद में जो है लेकिन इंडियन बनने का मतलब ये नहीं है कि हमारा लोकल आइडेंटिटी है या लोकल कल्चर है, लोकल लैंग्वेज है, उसको सेक्रीफाइस करने की जरूरत है या उसको मिटाने की जरूरत है। लेकिन उसको ज्यादा बल देने की जरूरत है। वो बल इसलिए देना चाहते हैं कि एक डर पैदा होता है कि कहीं मिट न जाए, लेकिन वो मिटने का डर भी अब कम हो गया है। तो इसलिए अब जो स्टेट्स बनाएंगे वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बनेंगे, आइडेंटिटी के लिए नहीं। आपको नहीं लगता, आखिरी सवाल मैं पूछ रही हूँ चरणदास जी, कि ये जो मुद्दा है दरअसल एजिटेशन से दूर, जिससे मैंने बहस की शुरुआत की थी उसी पे शायद खत्म भी हो रहा है, कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है या दूसरा बनाने की बात हो रही है, उसको देखकर होना चाहिए कि वो फिजिबिलिटी देखे, वो देखे कि कितना बेहतर रहेगा भारत के लिए, उस राज्य के लिए उसका बंटवारा, बजाय इसके कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कितनी देर तक सड़क पर रहे, उसको लेकर ये तय हो कि राज्य बनाया जाए या ना बनाया जाए। कल को अगर गोरखालैंड को लेकर हम देखें, मांग जितनी अब हो रही है उससे ज्यादा अगर शोर मच जाए तो फिर तो गोरखालैंड बन जाएगा। ये सुझाव जो आया है भारत सरकार के सामने कि सब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को वापस कायम किया जाए और इन डेप्थ एनालिसिस करके कहाँ कहाँ डिमांड उठ रही है, क्या वो जायज है, क्या बेसिस है, क्या उनके तर्क हैं, मेरे ख्याल ये एक सही दिशा होगी। और इंस्टेड ऑफ टेकिंग एड हॉक डिसीजंस, द होल गैमट कैन बी एग्जामिन्ड इन डिटेल एंड एवरी एस्पिरेशंस कैन बी क्वांटिफाइड। वो तो एक सही और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को बांटने की बात चल रही है। आपको लगता है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा लंबा तजुर्बा है, किस तरह से होगा जो 4-5 हिस्सों में बांटने की बात हो रही है? खुद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बात को उठा रही हैं। इसमें सिर्फ मांग होने से बांटने का सवाल नहीं तो होता। feasibility कैसी है? राइटर साहब ने आपने कहा कि साहब इसमें हिस्टोरिकल भी है, इसमें आइडेंटिटी भी प्रॉब्लम भी है, नेग्लेक्ट प्रॉब्लम भी है, ग्रोथ फैक्टर भी है। इन सबको मुद्दे नजर रखते हुए मेरे ख्याल से ये सही कदम होगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कायम किया जाए जी। और वो सबकी एनालिसिस करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चरणदास आरा जी, रुस्तम छेत्री जी और पार्सा वेंकटेश्वर राव जूनियर साहब, और साथ ही मिस्टर पूनम प्रभाकर भी हमारे साथ मौजूद थे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात कही जाती है वो अलग अलग पहचानों से मिलकर ही बनी है। उम्मीद हम ये करते हैं कि जब नए राज्य के गठन की बात हो तो वो उन लोगों के, कम से कम उस राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए हो, ना कि राजनीतिक बेहतरी के लिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।